अब हम लोग सीखेंगे एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मतलब जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रहने के लिए घर देता है। तो एम्प्लॉयर दो तरह का होता है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एकोमोडेशन जो प्रोवाइड किया जा रहा है उस फैसिलिटी का एक वैल्यू होगा जो एम्प्लॉय के सैलरी में ऐड होने वाला है, वो टैक्सेबल अमाउंट है। तो कितना होगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एक लाइसेंस फी क्वेश्चन में दिया जाएगा। लाइसेंस फी जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए वो टैक्सेबल होगा। यही एकोमोडेशन का वैल्यू माना जाएगा। साल भर का जो लाइसेंस फी होगा वो उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा, वो सैलरी में ऐड हो जाएगा एज ए पर पीसी। अदर्स के लिए क्या होगा? अदर्स के लिए हम लोग को एक छोटा सा स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। वो है, पहले आप देखिए वो एकोमोडेशन, वो घर किधर है। अगर ऐसा कोई शहर में है, एज पर 2001 सेंसस वहां का पॉपुलेशन एक्सीड करता है, एक्सीडिंग 25 लाख। अगर वो पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है उस शहर का तो 15% ऑफ सैलरी ये टैक्सेबल होने वाला है। हाँ, प्रोवाइडेड accommodation owned by employer। एम्प्लॉयर का खुद का वो मकान या घर है तो फिर अगर वो शहर में 25 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है तो 15% ऑफ सैलरी उस एम्प्लॉय का सैलरी में ऐड होने वाला है, टैक्सेबल परक्यूजी। और अगर मान लीजिए ये 25 लाख नहीं होकर 10 लाख से 25 लाख का अगर वहां पे उस शहर में है पॉपुलेशन तो ये 10% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा। और अगर मान लीजिए 10 लाख भी नहीं है तो अदर केसेस में 7.5% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा। यह सिचुएशन तब का है जब एकोमोडेशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए कि वो एकोमोडेशन एम्प्लॉयर खुद रेंट पे लिया है और फिर एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया रहने के लिए। इफ एकोमोडेशन is taken on lease by employer, तब क्या होने वाला है? The value of taxable perquisite होने वाला है लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 15% ऑफ सैलरी और नंबर 2 एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर एक्चुअली जितना रुपया रेंट भर रहा है, इन दोनों में जो लिस्ट होगा वो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा। तो एक बार समराइज करते हैं। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एकोमोडेशन का वैल्यू माना जाएगा लाइसेंस फी जो गिवन रहेगा। अगर ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है
तो हम लोग देखेंगे एकोमोडेशन किसका है। अगर एकोमोडेशन एम्प्लॉयर का खुद का है तो आप पॉपुलेशन पे जाओ, 25 लाख से ऊपर अगर पॉपुलेशन है उस शहर का तो आपको 15% ऑफ सैलरी टैक्सेबल कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए 25 नहीं है, 10 से 25 लाख के बीच में है तो 10% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा, और अगर 10 लाख भी नहीं है तो 7.5% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा। अगर एम्प्लॉयर का खुद का घर नहीं है, वो लीज पे लेकर फिर एम्प्लॉय को रहने के लिए दिया है, इन दैट केस एकोमोडेशन का वैल्यू होगा 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेट पेड बाय द एम्प्लॉयर। इन दोनों में जो लीस्ट होगा वही टैक्सेबल होगा। अब एक चीज और आता है यहां पे कि ये तो हमने बताया था एकोमोडेशन के बारे में। अब एकोमोडेशन दो तरह का हो सकता है, अनफर्निश्ड और फर्निश्ड। अनफर्निश्ड का हमने अभी डिस्कस कर दिया, अनफर्निश्ड के बारे में और कुछ बात नहीं करेंगे। फर्निश्ड एकोमोडेशन मतलब वहां पे फर्नीचर भी प्रोवाइड किया गया। इन दैट केस क्या होगा, इफ यहां पे भी वही क्वेश्चन, क्या फर्नीचर एम्प्लॉयर का खुद का है? इफ फर्नीचर इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, तो आपको क्या करना है, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर एकोमोडेशन के वैल्यू में ऐड कर देना है, अगर फर्नीचर एम्प्लॉयर का खुद का है। और इफ फर्नीचर इज टेकन ऑन हायर, तो सिंपल है, हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर। वो जितना रुपया भाड़ा दे रहा है फर्नीचर का, उतना रुपया हम लोग फर्नीचर के वैल्यू के हिसाब से ऐड कर देंगे। तो अनफर्निश्ड एकोमोडेशन को जो हमने समरी किया था, वहां पे अगर आप फर्नीचर का ये दो प्रोविजन ऐड कर देते हो तो ये फर्निश्ड एकोमोडेशन का वैल्यू आ जाता है। तो अनफर्निश्ड और फर्निश्ड ये दोनों तरह का एकोमोडेशन क्लियर हुआ। अब एक पॉइंट और आता है, वो है क्या पूरा एकोमोडेशन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फ्री में दे रहा है, मतलब उसके लिए कुछ भी नहीं ले रहा उससे? अगर ये पूरा रेंट फ्री एकोमोडेशन है तो मैंने जो बताया था वो प्रोविजन अप टू डेट रहेगा, वहां तक वो टैक्सेबल हो गया, तो ये डिस्कस हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए वो एकोमोडेशन रेंट फ्री नहीं है, एकोमोडेशन गिवन एट कंसेशनल रेट, मतलब एम्प्लॉय को बोला गया तुम्हें मैं एकोमोडेशन दे रहा हूं लेकिन कुछ रुपया तुमसे मैं डिडक्ट करूंगा तुम्हारे सैलरी से। इसका मतलब एम्प्लॉय को फुल 100% बेनिफिट नहीं मिल रहा है। अगर उस एकोमोडेशन के लिए 2000 रुपया भी महीना उसके सैलरी से डिडक्ट होता है, इसका मतलब 24,000 उसका सैलरी से निकला, तो वो यही बताएगा कि मैं तो 24,000 रुपया एकोमोडेशन का दे ही रहा हूं, तो फिर इसका क्या होने वाला है? तो जितना रुपया वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन जो रेंट फ्री एकोमोडेशन का वैल्यू है वही वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन पहले आप लिख लीजिए, मतलब अनफर्निश्ड हो फर्निश्ड हो, पहले आप वैल्यू को तय कर लीजिए एज पर द प्रीवियस डिस्कशन। उसके बाद जितना रुपया रेंट डिडक्ट हो रहा है लेस अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय जितना रुपया एम्प्लॉयर को इस पर्पस में दे रहा है
उतना आप माइनस कर लेना, तो नेट वैल्यू जो है ये टैक्सेबल अमाउंट होगा, क्योंकि बेनिफिट तो इतना का ही मिल रहा है, ये रुपए तो भर चुके हैं, तो टैक्सेबल अमाउंट होगा ये अमाउंट। तो ये था एकोमोडेशन। सबसे पहले मैंने बताया एकोमोडेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फिर एकोमोडेशन में अनफर्निश्ड और फर्निश्ड बताया, अभी एकोमोडेशन रेंट फ्री और कंसेशनल रेंट ये बता रहा हूं। अब एक चीज और यहां पे ऐड करूंगा, वो है कि कभी कभी हम लोग होटल में भी एम्प्लॉय को रहने का जगह कर देते हैं, तो एकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन अ होटल, तो इसमें क्या करना है, सिंपल 24% ऑफ सैलरी, और नंबर 2 एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर होटल में जितना रुपया दे रहा है, इन दोनों में जो लोअर होगा वही एम्प्लॉय के नाम से टैक्सेबल होगा। लेकिन यहां पे एक कंडीशन आना चाहिए, वो है क्या ये होटल एकोमोडेशन के लिए हमेशा ये वैल्यूएशन आने वाला है, ये हमेशा नहीं होगा। अगर मान लीजिए, ये मैं वर्बली बता रहा हूं, अगर मान लीजिए वो होटल में 15 डेज तक रहता है, 15 डेज स्टे, और ये ट्रांसफर में गया था या डेपुटेशन में गया था, जॉब के ट्रांसफर में गया या डेपुटेशन में गया, तो उन दिनों में इसे 15 दिन के लिए कोई होटल में रहना पड़ा, अप टू 15 दिन, उससे ज्यादा नहीं। तो पहला कंडीशन ट्रांसफर में गया था और 15 डेज स्टे मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। अगर ऐसा होता है तो इसका टैक्सेबल वैल्यू नील होगा, क्योंकि उसको माना नहीं जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू इज नील। तो ये था होटल के बारे में। अगर 15 डेज पार हो जाता तो आपको चलना है सीधा इसमें 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द होटल व्हिचएवर इज लोअर। तो ये था होटल के बारे में, ठीक है। अब हम लोग एकोमोडेशन में सैलरी का मतलब क्या लेंगे, 15% सैलरी, 10% सैलरी, जो हमने बताया सैलरी, सैलरी का मीनिंग यहाँ पे क्या क्या होगा, क्या क्या पार्ट को कंसीडर करेंगे। आप बेसिक ले लीजिएगा, डीए, डीए के बगल में इफ लिख देता हूं, मतलब इफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड, तभी लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए। थर्ड, बोनस, कमीशन, फीस, ऑल टैक्सेबल पार्ट ऑफ अलाउंसेस, मतलब अलाउंस जितना भी लिया गया है इसके पहले, लेस एग्जेम्प्ट होने के बाद जो बचता है वो पार्ट लीजिए, टैक्सेबल पोर्शन वो लीजिएगा। और ऑल मॉनेटरी पेमेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, किसी भी तरह का मॉनेटरी पेमेंट अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है किसी भी नाम से, वो सारा को आप कंसीडर कीजिए, फिर टोटल कीजिए और उसका 10%, 15%, 7.5% जो मैंने एकोमोडेशन में बताया उसका करना पड़ेगा। तो सैलरी का मतलब ये सारा चीज है, बेसिक डीए, डीए में इफ, बोनस, कमीशन, फीस, ऑल टैक्सेबल पार्ट ऑफ अलाउंस, ऑल मॉनेटरी पेमेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। अब हम लोग सीखेंगे एकोमोडेशन तो हो गया, अब रहने के लिए घर एम्प्लॉयर अगर देता है तो मान लीजिए कि आपको डोमेस्टिक सर्वेंट भी प्रोवाइड किया गया, डोमेस्टिक सर्वेंट, अब इसका क्या करें, क्या ये फी है, एम्प्लॉयर क्या फ्री में दिया या एट कंसेशनल रेट है। अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर फ्री में दिया तो एम्प्लॉयर का एक खर्चा लगता होगा सर्वेंट के पीछे, तो एक्चुअल एक्सपेंसेस मेड बाय एम्प्लॉयर
एम्प्लॉयर उस बेचारे को जितना रुपया खर्चा दिया है उस डोमेस्टिक सर्वेंट को, वो एम्प्लॉय के नाम से टैक्सेबल होने वाला है। और अगर मान लीजिए एट कंसेशनल रेट है, कंसेशनल रेट मतलब एम्प्लॉय से कुछ डिडक्ट किया जा रहा है, तो सिंपल है, पहले आप फ्री वाला वैल्यू को ले लो और वहां से जितना डिडक्शन कर रहा है मतलब अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को जितना रुपया दे रहा है इस पर्पस में वो माइनस हो जाएगा और उसके बाद जाके नेट टैक्सेबल वैल्यू आएगा, तो ये होगा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट। हमेशा ध्यान रखना कंसेशनल रेट के बारे में कुछ भी हो जाए, पहले फ्री वाला कैलकुलेशन करना सीख लेंगे, उसको लगाएंगे और फिर जितना डिडक्शन किया जाएगा, जितना अमाउंट उसके सैलरी से डिडक्ट किया जाएगा उसको हम लोग माइनस करके टैक्सेबल वैल्यू निकालेंगे। तो ये था डोमेस्टिक सर्वेंट के बारे में। अब डोमेस्टिक सर्वेंट में गार्डनर भी आ सकता है, माली। तो मान लीजिए कि गार्डनर प्रोवाइड किया गया है विथ एकोमोडेशन, एकोमोडेशन है साथ में गार्डन है और गार्डन को मेंटेन करने के लिए कोई माली है, तो उसके लिए अलग से कोई वैल्यू टैक्सेबल नहीं होगा, नॉट टैक्सेबल, क्योंकि वो एकोमोडेशन के पार्ट ही माना जाता है, उसीलिए गार्डनर के लिए अलग से कुछ टैक्सेबल नहीं होने वाला है। तो ये मैंने एकोमोडेशन बताया सबसे पहले, फिर आप लोग को डोमेस्टिक सर्वेंट समझाया, गार्डनर का वैल्यू टैक्सेबल नहीं है। अब आगे सीखेंगे, घर तो मिल गया, अब घर में रहने के लिए गैस चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और वाटर चाहिए, तो इसका फैसिलिटी अगर एम्प्लॉयर देता है तो उसका क्या करना है, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, ये तीन चीज अगर एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है तो यहां पे फिर से क्वेश्चन, क्या वो फ्री है या एट कंसेशनल रेट पे है। तो मान लेते हैं कि ये तो हम लोग जानते हैं कि पहले फ्री वाला कैलकुलेट करेंगे, फिर फ्री का वैल्यू लेंगे, फिर कंसेशनल रेट में मतलब जितना एम्प्लॉय से डिडक्ट किया जाएगा माइनस करेंगे, बाकी का टैक्सेबल हो जाएगा। तो फ्री वाला कैलकुलेशन करना पहले सीखना पड़ेगा। एम्प्लॉयर दो तरह का हो सकता है, या तो वो एक गैस कंपनी है, भारत पेट्रोलियम, या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, या फिर वाटर कंपनी है। अगर एम्प्लॉयर का खुद का कंपनी है और एम्प्लॉय को फैसिलिटीज दिया जा रहा है, इन दैट केस क्या होगा, इफ फैसिलिटी provided by a suppose gas company to its employee, वो खुद बनाता है और अपने एम्प्लॉय को उसका फैसिलिटी देने वाला है, इन दैट केस क्या होगा, तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट होगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मतलब एम्प्लॉय को जितना भी यूनिट दिया जा रहा है उसका कॉस्ट कितना है एम्प्लॉयर के पास, वो होगा एम्प्लॉय के नाम से टैक्सेबल अमाउंट, वो होगा वैल्यू ऑफ परक्विजिट। अगर मान लीजिए इफ गैस इज टेकन फ्रॉम आउटसाइड एजेंसी, अगर आउटसाइड एजेंसी से लेकर दिया जा रहा है एम्प्लॉय को, इन दैट केस क्या होगा, एक्चुअल एक्सपेंसेस
इज द टैक्सेबल वैल्यू, इज टैक्सेबल वैल्यू मतलब जितना रुपया एक्चुअल खर्चा हो रहा है, एजेंसी को पे कर रहा है एम्प्लॉयर, वही एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। और कंसेशनल रेट मतलब जितना डिडक्ट किया उसको माइनस कर लीजिए, ये दोनों था फ्री वे, और कंसेशनल रेट होगा जितना डिडक्ट किया है उसको माइनस कर लीजिए। तो ये था गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर के बारे में। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। एजुकेशनल फैसिलिटी, एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइडेड by employer to the children or any member of his family। तब क्या होगा? अगर मान लीजिए कि फैसिलिटी प्रोवाइडेड in any institution तो फिर एक्चुअल चार्जेस जितना खर्चा आ रहा है एम्प्लॉयर का इस पर्पस में उतना टैक्सेबल हो जाएगा। और फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन ओन स्कूल, एम्प्लॉयर का मान लीजिए अपना स्कूल है, इन दैट केस क्या होगा? इन दैट केस अमाउंट चार्ज by similar school of same standard वो लेना पड़ेगा। फिर से बता रहा हूं, अगर फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन ओन स्कूल, एम्प्लॉयर का खुद का स्कूल है, तो वैल्यूएशन कैसे करना पड़ेगा? उस लोकेलिटी में, इन सेम लोकेलिटी, उस लोकेलिटी में उस तरीके का स्कूल का क्या फीस होना चाहिए वो लिखा जाएगा। वो लेंगे लेस 1000 पर मंथ पर चाइल्ड, माइनस कर देंगे, इतना एग्जेंट होगा, बाकी का टैक्सेबल होगा। No restriction on number of children, जैसा कि हम लोग पहले पढ़े थे, बच्चे 2 बच्चे के लिए अलाउड है, ऐसा कुछ यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, 3 बच्चे के लिए भी अलाउड है। तो ये था अगर एम्प्लॉयर का खुद का स्कूल में पढ़ाया जाए तो। लेकिन यहां पे एक छोटा सा ट्विस्ट लाएंगे कि अगर ये एम्प्लॉय के बच्चे नहीं हैं, इफ प्रोवाइडेड टू एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली, मतलब एम्प्लॉय के फैमिली के किसी मेंबर को दिया जा रहा है, तो अमाउंट चार्ज बाय सिमिलर स्कूल ऑफ सेम स्टैंडर्ड इन सेम लोकेलिटी, यही उसका टैक्सेबल वैल्यू होगा। यहां पे 1000 रुपया पर मंथ एग्जेंट नहीं होगा। तो ये था एजुकेशन
फैसिलिटीज के ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन।